हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आज हम 2020 का जो जामिया जो फिजिक्स का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट आए थे। उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट आए थे। तो आज हम फिजिक्स का पोर्शन सॉल्व कराने वाले हैं। तो आप देखिएगा, हम ये क्वेश्चन वाइज एक एक करके उनके ऑप्शन भी दिए हैं, लेकिन उन क्वेश्चन में ऑप्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, तो मैंने उनमें क्वेश्चन नहीं दिए हैं। आई होप वीडियो क्लियर है। हाँ जी, ओके, थम्स अप। तो देखिए, आपके आगे पहला क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। ये 2020 का पेपर है, 2020 का, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी, Q बराबर NE। इसको क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हमको Q कितना दिया है? Q दिया है 1 कूलम, 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो Q कस्ट दिया 1 और N हमसे पूछा है, और E दिया है हमको इलेक्ट्रॉन, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का दिया है हमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो कूलम से कूलम कैंसिल आउट, तो हमको यहाँ से नंबर पता पड़ जाएगा। अब मैं एक चीज़ और बता दूँ, मैं साथ के साथ आपको इससे रिलेटेड कुछ बात बता दूँ। देखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसका जो मास होता है EM बोल देता हूँ, ये इसका मास है, ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है। तो इसमें अब हम बात करते हैं N की, यानी कि हमको कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें हमको ये बात करनी है, ठीक है। तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब क्या करेंगे इसको? अब हम इस 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाएंगे, तो बन जाएगा 10⁻19/1.6। तो इसको सॉल्व करके हमारा आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। मैं ले देता हूँ 6.25 इंटू 10⁻18। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ओके। वैसे मैं आपको क्वेश्चन पेपर की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको सेंड कर दूंगा। अरे थोड़ा ये मिट गया, ठीक है ना, देखिएगा, ये है कूलम्ब, ये रिपल्सिव, ठीक है, रिपल्सिव यानी कि फोर्स है, ठीक है। अब समझना, इसमें दे रखा है अ चार्ज Q डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि एक चार्ज Q है, ठीक है जी सर। अब इसको Q और Q माइनस Q यानी कि 2 पार्ट में हमने बांट दिया, ठीक है। अब पूछा इफ कूलम्ब रिपल्सिव बिटवीन देम वेयर दे आर सेपरेटेड इज टू मैक्सिमम, यानी कि जो इनके बीच में जो फोर्स है, जो कूलम्बिक फोर्स है, वो मैक्सिमम है, यानी कि DF/DQ इज मैक्सिमम, यानी कि क्या होती है, ये मैक्सिमम की कंडीशन होती है। क्या होती है? मैक्सिमम की कंडीशन, मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन, ठीक है फ्रेंड्स, ये होती है। अब इसमें हमसे बोल रखा कि ये मैक्सिमम है, ठीक है। तो हमको ये पता पड़ गया कि हमको ये कस्टू ये 0 दे रखा है, क्लियर, कोई बात, क्योंकि ये कंडीशन, ये मैक्सिमम और मिनिमम की आपने NCERT में जो AOD एक चैप्टर है ये मैथ में, उसमें पढ़ चुके होंगे। तो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। तो इसमें पूछा है रेशियो ऑफ Q/Q, यानी कि ये तो चार्ज वो है ये वाला, और ये Q वाला चार्ज ये है, ये वाला जो हमने जो बांटा है, ठीक है। तो उनका जो रेशियो हमको ये बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पढ़ा होगा F = Q1 K Q1, K यानी कि कांस्टेंट पूरा,
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू क्या है, के कष्ट होता है 1/4πε0। ठीक है, ये केस के की वैल्यू है। अब सर अब बात क्या करते हैं सर, ये कांस्टेंट है और सर उनके बीच में जो सेपरेशन है, यानी कि एक चार्ज ये हमने रख दिया Q और ये हमने रख दिया Q माइनस Q। अब इनके बीच में जो सेपरेशन है वो तो सर कांस्टेंट रहेगी भाई, कांस्टेंट ही तो रहेगी, तो इसलिए ये आर स्क्वायर भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि एफ इक्वल्स टू आपका क्या बचेगा, Q1 Q2 और इसको हम बोल देंगे के बाई आर स्क्वायर, यानी कि ये कांस्टेंट है। क्लियर। तो अब हम करेंगे डी बाई डी एफ बाई डी क्यू। ठीक है, ये हमने कंडीशन लिख दी। अब डी एफ बाई, अब सुनो मैं यहाँ से कहाँ से इरेज करूँ, मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है तो मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ से भी ये भी रेज कर देता हूँ, क्वेश्चन अच्छे से समझना। ठीक है, अब सर हमने ये निकाल लिया, अब हम Q और Q की वैल्यू निकाल लेंगे इसमें। अब हम Q और Q की वैल्यू पुट कर देंगे। तो F इक्वल्स टू एक तो आया Q और एक आया Q माइनस Q। आया था नहीं आया था भाई, आया था। अब मैं इस पूरे को एक कांस्टेंट बोल दूँ, एक कैपिटल Q बोल, एक कैपिटल K बोल दूँ उसको। ठीक है सर, क्लियर है। अब सर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा F इक्वल्स टू Q और कैपिटल Q माइनस Q स्क्वायर। अब हमने पढ़ा था डी एफ बाई डी क्यू इक्वल्स टू 0 फॉर मैक्सिमम। अब हम करेंगे डी एफ बाई डी क्यू, डी एफ बाई डी क्यू इक्वल्स टू आया आपका Q माइनस 2Q। अब ये क्वेश्चन दे रखा है 0 के, दे 0 के इक्वल दे कर लेंगे तो हमारा वैल्यू क्या है, Q इक्वल्स टू 2Q। यानी कि हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था क्या पूछा था, Q बाई Q का रेशियो, Q बाई Q का रेशियो। आपको अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा वीडियो में तो मैं आपको इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर सेंड कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं वीडियो के नीचे सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो अब हमको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये निकालनी है। तो Q बाई Q कस 2, यानी कि हम इस Q को इस साइड ले गए तो क्या बचा 2/1, 2/1। क्लियर भाई, 2/1 तो कौन सा रेशियो है, ये वाला बी आंसर। ठीक है, क्लियर। अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं कि तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मैं कहता हूँ देखो पहले तुमको NCERT पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये अधिकतर ये कॉन्सेप्ट देखो, पहले दो क्वेश्चन तो बहुत आसान थे। अब मैं बात करता हूँ तीसरा, ये तीसरा भी बहुत आसान है, लेकिन जिसने NCERT को अच्छे से समझा है वो इस क्वेश्चन को थोड़ी 2 मिनट लेगा, यानी कि 2 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड लेगा। मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको मैं दूंगा, तो आप देखिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा कंसीडर टू कैपेसिटर C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। यानी कि दो कैपेसिटेंस है, एक तो ये है, एक ये है, सॉरी, एक C1 है, एक C2 है। क्लियर, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। क्लियर जी, इनको एक वोल्ट यानी कि एक पोटेंशियल डिफरेंस V से कनेक्ट किया है, यानी कि इनको पोटेंशियल डिफरेंस V दिया गया है। क्लियर, क्लियर जी, क्लियर। अब आपको पता होगा सीरीज में क्या कॉन्सेप्ट रखता है, जब भी दो कैपेसिटर सीरीज में होते हैं, मैं लिख देता हूँ, सीरीज में जब भी दो कैपेसिटर होते हैं तो क्या सेम रहता है, Q सेम रहता है, Q सेम रहता है। जैसे कि हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा था कि जब भी दो रजिस्टर सीरीज में होते हैं तो उनके बीच में I सेम रहता है, यानी करंट सेम रहता है। तो उसी प्रकार जब दो कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो इनके बीच में जो चार्ज है, यानी कि जो चार्ज है वो सेम रहता है। और जब ये पैरेलल में हो, पैरेलल में जैसे कि रेजिस्टेंस का केस था, पैरेलल में क्या सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो ऐसे ही इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। समझ में आ गई होगी बात। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
अब हम उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करेंगे। देखो ये सीरीज में क्लियर। अब इसमें पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, अक्रॉस आपसे पूछा होगा C1 पूछा था, अक्रॉस C1 यानी कि C1 के अक्रॉस में क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो कोई बात नहीं भाई साहब, बहुत आसान बहुत आसान। ये कॉन्सेप्ट देखिए, पहले तो आप करिए यहाँ से आप सी नेट निकाल लीजिए। सी नेट कैसे निकालेंगे सर? यहाँ से सी नेट का फॉर्मूला होता है सर, क्या होता है सर? सी नेट का फॉर्मूला होता है 1/c नेट इक्वल्स टू सी इक्विवेलेंट बोल देते हैं कई बार इसको, सी इक्विवेलेंट 1/c1 प्लस 1/c2। तो इक्वल्स टू क्या हो गया? तो ये इक्वल्स टू हो गया सर c1 प्लस c2 अपॉन में c1 c2। तो सी इक्विवेलेंट हमारा आ गया सर c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2। क्लियर सर, ये सी इक्विवेलेंट आ गया। क्लियर। अब मैं यहाँ से ये रेज कर दे रहा हूँ। हाँ सर ये सी इक्विवेलेंट आ गया, यानी कि इन दोनों का सी इक्विवेलेंट ये है। अब सर अब हमको सर पोटेंशियल दिया यानी कि V दिया है और सर C है हमारे पास। तो सर हमको ये मालूम पड़ जाएगा कि इसमें क्या चार्ज है। भाई चार्ज तो सेम जा रहा है ना दोनों में, ठीक है। हमको यहाँ से ये चार्ज पता पड़ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन में V, सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन में V, ये वाला फॉर्मूला था। अब सर हमको यहाँ से चार्ज पता करना है। हमसे हमारे पास C है V है और सर हमको चार्ज नहीं पता। तो हम चार्ज कैसे निकालेंगे? जब हमारे पास C दिया है C1 प्लस C2 बाई V इक्वल्स टू Q, ये हमारा चार्ज निकला। एक इक्वेशन तो ये बन गई। क्लियर। अब अगली इक्वेशन ये बनेगी, हमको C1 भी पता है और सर हमको V पता है, और सर हम मान लेते कि इसमें V1 है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V1 है। तो इसका चार्ज क्या हो गया? इसका चार्ज हो गया सर C1V1। अब सर ये भी चार्ज निकला, ये मैं स्मॉल q से डिनोट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। तो मैं सर ये भी चार्ज सर चार्ज सर सेम है सर। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो हमको फ्रॉम 1 and 2 से हमें क्या मिला कि ये क्यू है, ये क्यू इक्वल्स टू C1 C1। तो हम यहाँ से एक काम करेंगे, हम करेंगे C1 प्लस C2 V इक्वल्स टू C1 V1। C1 से C1 कैंसिल आउट, तो हमारा निकला V1, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 के अक्रॉस मान लिया हमने V1, तो V1 की वैल्यू आई सर C2, लिख देता हूँ C2 C1 प्लस C2। क्लियर। V C2 प्लस ये वाला ऑप्शन आपका B ये करेक्ट ऑप्शन है। अब मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो हमारे पास दो कैपेसिटेंस थे, एक C1 एक C2। हम मान लेते हैं उनके एक्रॉस जो हमको दे रखा था V, हम मान लेते हैं कि उनके एक्रॉस क्या पी डी आया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आया V1 V2। क्लियर। अब पहले हमने क्या किया? पहले हमने C इक्विवेलेंट निकाल लिया, क्योंकि अगर हमको चार्ज पता पड़ जाएगा यानी कि चार्ज इन दोनों में सेम रहता है। अगर हमको चार्ज पता पड़ जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमने यहाँ से C इक्विवेलेंट निकाला, हमको V मालूम था तो हमने चार्ज निकाल लिया। ठीक है, एक इक्वेशन वहाँ से बनी। अब दूसरी एक इक्वेशन ये बनी कि हमको इसका C पता है यानी कि C1, इसका V पता है यानी कि V1। तो हमने यहाँ से चार्ज निकाले, फिर हमने वो दोनों इक्वेट कर दी, तो हमारा ये निकल गया फाइनल आंसर। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? अब समझिए शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी। सीधे 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 जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि दो कैपेसिटेंस पैरेलल सीरीज में दिए हों और हमको उनके एक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस वो V दिया हो,
और ये कैपेसिटेंस C1 हो, ये कैपेसिटेंस C2 हो, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला ध्यान रखना कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2, मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कर लें। अक्रॉस C1 यानी कि देखो ये वाले टर्म तो सेम आएंगे अपॉन में C1 C2 और ये भी। अब आपसे पूछ रहा है यानी कि ये वाले टर्म तो सेम है C1, आपसे पूछ रहा है अक्रॉस C1 तो आप यहाँ लिख दें C2। अब आप आपसे पूछ रहा है अक्रॉस C2, यहाँ लिख दें C1। क्लियर, आंसर क्लियर, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कई बार। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें कि आपके लिए इतनी भी मेहनत कर रहा है कोई कि आपको ये सारे क्वेश्चन, पहले तो मैं आध घंटे पहले क्वेश्चन को नोट करने में लग जाते हैं, फिर उसके बाद फिर मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ, फिर अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो काफ़ी मेहनत लग जाती है। तो आप भी सपोर्ट करिए चैनल को। तो अगला क्वेश्चन है फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ सेमी कंडक्टर। यानी कि एक सेमी कंडक्टर, यानी कि आपने वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व, वी आई कैरेक्टर स्टिक कर्व ऑफ सेमी कंडक्टर पढ़ा होगा। क्या था सेमी कंडक्टर? सेमी कंडक्टर के लिए क्या था भाई, ध्यान करो। अरे भाई ये नहीं था क्या, ये नहीं था क्या ये? अरे 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 बाबा, क्लियर नहीं है ना ये ये और या। तो इसमें था ये तो फॉरवर्ड, ये आई था, ये भी था, पहले मैं नोट करता हूँ। ये आई था, ये था फॉरवर्ड के लिए, फॉरवर्ड वाइजिंग, और ये था रिवर्स वाइजिंग के लिए। आपने ये कर्व पढ़ा होगा, लेकिन अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि अब मैं आपको पढ़ा दूँ। जब मैं चैप्टर कराऊँगा, जब मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो इसमें था कि ये फॉरवर्ड वाइजिंग के लिए गया था यूँ, और ये इसके लिए गया था यूँ, यहाँ से बोल, तो इसको क्या बोलते थे, नी वोल्टेज। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। तो ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व गया था यूँ। तो अब देखिए इन ग्राफों में से कौन सा दिख रहा है इसमें से, यानी कि इसमें ये दिख रहा है सीधा सीधा, यानी कि ये वाला, ये हमें फॉरवर्ड वाइजिंग का दिया, ये वाला यूँ, ये वाला। देखिए आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये वाली लाइन से ये वाली लाइन, देखो ये वाली लाइन से इस वाली लाइन से, देखो ये कट रही है, ये हर एक में, ठीक है। इससे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये दे रखा है कि ये ओरिजिन से पास हो रही है और ये थीटा एंगल से इंक्लाइंड है इस पर, ठीक है, इसमें ये दे रखा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब मैं बोर्ड चेंज करता हूँ, क्योंकि मैंने पीछे इस बोर्ड के कुछ और क्वेश्चन लिख रखे हैं, तो मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ेगी अभी, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, क्योंकि हाँ मैं आपको एक बात बताना, क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी बड़ा है, बड़ा लेंदी है, वो है क्वेश्चन, और क्वेश्चन कुछ नहीं है, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से, यानी कि एक, मैं उसको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि वो काफ़ी बोर्ड को स्पेस घेर लेता है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि आपको कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाए, लेकिन वो एनसीईआरटी का है, ठीक है। मैं उसको आप आगे की वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू वी कॉल द व्हाट डू वी सेल, यानी कि कौन सा सेल है, सेल द कन्वर्ट्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि हमको एक ऐसी सेल बतानी है जो फ्यूल की जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दे। तो पहली बात करते हैं हम, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गैल्वेनोमीटर। क्या है? गैल्वेनोमीटर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है। मैं आपको ऑप्शन का भी बताता जाऊँगा, क्योंकि देखो इस बार मान लो ये 2020 में आ गया, अब 2021 में ये आ गया, चाहे ये आ गया, चाहे ये आ गया, अब क्या करोगे भाई, ठीक है। तो आप ध्यान रखो, जब भी आप कंपटीशन की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठो
तो उसके ऑप्शनों पे ज़रूर काम किया करो, यानी कि इस पे काम करो, इस पे काम करो, यानी कि ये क्या है, ये भी तो इस जैसे ही है, कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं इन पे। तो देखिए पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इसमें देखते हैं ये क्या है, ये इसमें क्या करता है, ये करता है क्या, केमिकल एनर्जी इनटू सॉरी इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैं कन्फ्यूज इसमें देखता हूँ एक बार, सॉरी इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, क्या करता मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, क्या है, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, यानी कि इसके अपोजिट है ये वाली सेल, ठीक है, ये अपोजिट नहीं है इसके, सॉरी ये अपोजिट नहीं है इसके, गैल्वेनिक सेल इसके अपोजिट नहीं है। अब सर ये इसकी बात करते हैं ड्राई सेल की, मैं बताऊंगा क्यों नहीं है, अभी बताऊंगा दिक्कत नहीं है ना। ये इलेक्ट्रिकल टू केमिकल करती है, आप नोट करते जाएं, क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि मैं इतनी अच्छे से यहाँ लिख सकूँ। अब बात करते हैं हम ड्राई सेल की। सर ड्राई सेल और सर इसमें क्या है, ये क्या करता है, ये केमिकल टू, ये इलेक्ट्रिकल करता है, यानी कि ड्राई सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये अपोजिट हैं आपस में, ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रिकल टू केमिकल करता है, तो ये केमिकल टू इलेक्ट्रिकल करता है, क्लियर बात। अब सर फ्यूल सेल क्या है, फ्यूल सेल ये है कि आप फ्यूल लो और एनर्जी लो, यानी कि फ्यूल लो और आप इलेक्ट्रिसिटी और हीट लो। फ्यूल सेल क्या है कि आप फ्यूल दो और इलेक्ट्रिसिटी और हीट लो, ठीक है। ये इतना खास कॉन्सेप्ट नहीं है इसका, कॉन्सेप्ट है इन तीनों का। तो मैंने आपको ये बता दिया। अब मैं बात करता हूँ गैल्वेनिक सेल क्या है, यानी कि जब केमिकल प्रोसेस हुई, समझ रहे ना, जब केमिकल प्रोसेस हुई, वैसे ही ये केमिस्ट्री का टॉपिक है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, जब केमिकल प्रोसेस हुई तो उसमें से जो एनर्जी निकली तो उसने उसको यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बना दिया, तो ऐसी सेल को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। आई होप आपको एक बार में समझ में आ गया होगा। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। देखो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं आपको एग्ज़ाम तक, यानी कि मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको एग्ज़ाम में ज़रूर सफलता दिलाऊं, ठीक है, चाहे आप JMI के एंट्रेंस दो, चाहे आप AMU के एंट्रेंस दो। तो अब मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। मैं सेवन्थ क्वेश्चन की आपको थीम समझा देता हूँ, क्या थीम है। इसमें क्या होता है, इसमें एक मैग्नेट होती है, उसका नाम दे रखा है M, और एक होती है हॉरिजॉन्टल रिंग, यानी कि हमने एक रिंग, यानी कि ये रिंग है, हमने इसको ऐसे हिंज कर दिया, यानी कि बांध दिया ऐसे, ठीक है। तो इसको बोल दिया R। तो इसमें क्या था कि ये M है, ये नीचे की ओर आ रही है, ठीक है। ये और क्या बात करते हैं, तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ M विल बी, एक्सेलरेशन ऑफ M क्या होगा, और G क्या है, G दिया है एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ M क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ कुछ ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस नहीं है ये, अब इनमें से पूछ रहा है, ये मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख सकता क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया था ये, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ ना। अब ये हमको ये कंडीशन दी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, यानी कि ये हमको 4 कंडीशन दिए हैं। अब इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन सी सही कंडीशन है। अब ठीक है, तो आपके मतलब ऑप्शंस होंगे जैसे कि A एंड B सही है, ठीक है, B एंड C। अब क्योंकि मैं केवल डायरेक्ट इन पर ये लगा दूंगा टिक, यानी कि ये वाली सही है, ये वाली सही है, ये वाली सही है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। मान लेते हैं कि अब मैं क्या करूँ, हाँ यही बता देता हूँ। इधर देखो, इधर बनेगा क्लियर, ये रिंग थी, क्लियर, ये रिंग थी, ये क्या था, ये मैग्नेट थी, ये रिंग थी, ये मैग्नेट थी, इसका नाम दे दिया M, ये दिया जी R,
ये मान लो ये ए एक्सेलरेशन से, यानी कि पहली कंडीशन क्या लेते हैं, पहले हम ये लेते हैं कि ये एबव द रिंग है, यानी कि जब ये रिंग से ऊपर हो, ठीक है। अब आपको पता होगा लेंज लॉ पढ़ा होगा, लेंज लॉ। अरे भाई ईएमएफ वाला चैप्टर पढ़ा है, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो शायद आपका चैप्टर नंबर 6 है, नहीं शायद 6th या 5th है, क्या नहीं, मुझे 12th में पढ़ा होगा। यानी कि जब ये मैग्नेट आएगी तो ये अपोजिट करेगा, ये अपोजिट करेगी, यानी कि ये अपने कॉज का अपोजिट करेगी अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ, अपोजिट करेगी। क्लियर? मुझे पता है आपको मेरे पढ़ाने की स्टाइल समझ में आ रही होगी और अच्छी भी लग रही होगी, ठीक है। ये इसका अपोजिट करेगी। ये मान लो ये ए रिलेशन से आ रही है, क्लियर जी, ये ए रिलेशन से, मान ले कि ये कोई फोर्स लगा रही है ऊपर की ओर, भाई रुक जा, भाई रुक जा, भाई इसका अपोजिट, भाई तू रुक, भाई तू रुक, अब अभी तो लगा रही है, फोर्स लगा रही है, फोर्स, ठीक है। अब एफ इक्वल्स टू सॉरी एफ माइनस सॉरी एम ए इक्वल्स टू, यानी कि ये एस रिलेशन से आ रही है तो ये ऊपर की ओर फोर्स लगा रही है, तो इन जगह ये एम जी माइनस एफ क्या बन जाएगा सर, एम जी माइनस एफ। क्लियर या नहीं क्लियर सर ये बन जाएगा कैसे, रुको एक सेकंड, हाँ ये इधर ए रिलेशन से आ रही है, ये फोर्स लगा रही है, भाई रुक जा, ये एफ माइनस एम जी होना चाहिए ना, हाँ मैं इसलिए कन्फ्यूज हो गया, एफ माइनस एम जी, ठीक है। तो ये एसोलेशन ए निकालना है हमें, इसका एसोलेशन निकालना है हमारा, ठीक है। तो एफ बाई एम निकल जाएगा माइनस, ठीक है, एफ बाई एम निकल जाएगा, ये एम जी, ये एम से एम कट जाएगा, ये जी निकलेगा, ठीक है भाई, क्लियर है जी, हाँ जी हाँ। ये क्या है, ये एसोलेशन, ये एक किसका एसोलेशन है, ए तो इसका हुआ, ये वाला ये, ठीक है। अब ये वाला ये मान लो ये ए डैश मान लो, तो यानी कि हमारा जो ए डैश निकला, यानी कि एसोलेशन ऑफ एम निकला, वो निकला ए प्लस जी, क्या निकला जी, ए प्लस जी। क्लियर? आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर से समझो, यानी कि ये कोई रिंग है, ये हमने हिंज कर दी हॉरिजेंटली, क्लियर, हॉरिजेंटली हिंज कर दी। ये मैग्नेट ये एम है, ये एसोलेशन से नीचे आ रही थी, क्लियर जी, ये ए डैश से आ रही थी, यानी कि सॉरी ए से आ रही थी, और ये एफ डैश लगा दिया गया था, एफ डैश लगा दिया, हाँ एफ एफ नो ये एफ डैश सही था, हाँ क्योंकि आपको ए डैश से कन्फ्यूज हो रही होगी, तो ये एफ डैश लगा दिया गया था, ये अपोजिट कर रहा था, तो हमने ये इक्वेशन ये लिख ली, ठीक है। हमने ये एन एल एम में पढ़ा था, एन एल एम, ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, तो ये अब अपोजिट कर रही थी अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ, तो हमने ये देखा था, तो हम तो हमारा वह इक्वेशन ये बन के आया, ठीक है बन के आया, हाँ जी 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 हाँ 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 जी हाँ जी हाँ, क्लियर। अब हम अगला देखते हैं। ये तो सर हमको सर यहाँ से क्या पता पड़ा,